आज़ादी के जस्ट बाद पाकिस्तान द्वारा एफर्ट किया गया कि मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप, क्योंकि पॉपुलेशन मेजोरिटी मुस्लिम्स थी, तो उसको पाकिस्तान का भाग बना लिया जाए। मालदीव्स, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं विशेष रूप से, सो एट वन पॉइंट पोर्चुगीज वर रनिंग मालदीव्स फ्रॉम गोवा। गोवा से प्रशासन चल रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कि अगर हम लक्षद्वीप को देखें तो वो इंडिया का पार्ट है और मालदीव्स एक इंडिपेंडेंट नेशन है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। तो चलिए समझते हैं हिस्ट्री को। सबसे पहले बेसिक कैटेगराइजेशन तो आप जानते हैं, जो आज की डिबेट है कि लक्षद्वीप और मालदीव्स अगर सीनिक ब्यूटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें तो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन मालदीव्स इंडिपेंडेंट नेशन एंड थ्राइविंग टूरिज्म और लक्षद्वीप ऐसे पीछे अभी क्यों हैं। तो खैर अब तो फोकस एरिया है, आप में से काफ़ी लोग शायद जाने भी वाले हैं, लेकिन उससे पहले काफ़ी कुछ लक्षद्वीप में करना होगा। एट द लेवल दैट मालदीव्स हैव डेवलप्ड, मालदीव्स की तो पूरा फोकस टूरिज्म पे रहा, हमें डेवलप करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, कनेक्टिविटी, सी प्लेन्स और क्या कहते हैं सी टूरिज्म, काफ़ी कुछ अभी करना है, राइट। अभी जो हुआ है वो देख केवल एक पल्स है। खैर कमिंग बैक टू द हिस्ट्री, जो आज का टॉपिक है, लक्षद्वीप को पहले समझते हैं, फिर लक्षद्वीप को समझते हुए जाएंगे टिल द पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंस और किस तरीके से क्रूशियल फैसला था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसके द्वारा पाकिस्तान का एनेक्सेशन लक्षद्वीप पे होते होते बच गया। और उसके बाद फिर जाएंगे मालदीव्स पे। ठीक, सबसे पहले तो यहां पर कोई एब्रोजिनल पॉपुलेशन भी रहती थी क्या? तो हिस्ट्री हमें बताती है कि ऐसे कोई प्रूफ तो नहीं दिखते, लेकिन हाँ ये पता लगता है कि जो सेटलर्स है वो वहां पर गए थे। और यहाँ पर मेजर इन्फ्लुएंस जो है 1500 बीसी में कहा जाता है कि बुद्धिस्ट धर्म का था। जातक स्टोरीज में भी इसका रेफरेंस है, ये भी कहा जाता है। लोकल ट्रेडिशंस जो लक्षद्वीप के हैं, जो फोक है, वो कहता है कि जो चेरा डायनेस्टी है, जो चेरा किंग्स कहाँ होते थे केरला में, तो उसमें से जो चेरामन पेरुमल, इन्होंने पहला सेटलमेंट वहां पर किया था। उसके बाद चोलास के अधीन आया लक्षद्वीप। चोलास का क्योंकि जो एम्पायर है वो चेरास और ये पूरे एरिया में फैल गया था, तो उसके बाद चोलास के पास आया। फिर जब पोर्चुगीज यहाँ पर एक्सपेंड होने लगे, तो पोर्चुगीज का प्रभाव एक समय पर ऐसा था जहां पर आज आप गल्फ में देखते हैं ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, तो हॉर्मस से लेकर आपका मालाबार कोस्ट और सिलोन यानी कि श्रीलंका, इस पूरे एरिया पर, इस पूरे समुद्री रास्ते पर पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस था। और पोर्चुगीज देख रहे थे, अरे लक्षद्वीप के इतने सारे जो अटॉल्स हैं, आइलैंड्स हैं, ये तो हमारे ट्रेड रूट्स के बीच में पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो इस पर तो अपना इन्फ्लुएंस रखेंगे ही। तो ऐसे में वास्को ड गामा पोर्चुगीज, और उसके बाद इनका पोर्चुगीज का यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहा, राइट। तो लेकिन फिर उसके बाद जो आइलैंडर्स थे, यानी कि जो आइलैंड के लोकल सेटलर्स थे, उन्होंने 1545 में एक्सपेल कर दिया पोर्चुगीज को। यहाँ पर जो जहाँ पर आज हम केरला देखते हैं, उसके नदन पार्ट में ये चिरक्कल राजा होते थे, जिन्होंने जागीर के तौर पर अरक्कल किंगडम को ये एरिया दिया था। मतलब लक्षद्वीप वाले कुछ आइलैंड्स दिए थे कि भाई आप जो जागीर के तौर पे रख सकते हैं। अमीदीवी ग्रुप, आप ये समझ लीजिए कि हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं लक्षद्वीप के आइलैंड्स को। एक तो आपका सदर्न वाले हो गए, एक आपके नदन वाले हो गए। फिर यहाँ पर हमने टीपू सुल्तान का राज देखा 1787। फिर उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वार आप पढ़ते हैं, जिसमें कि टीपू सुल्तान की शिकस्त हुई, उसके बाद ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया। तो देख रहे हैं किस तरीके से चेरा से चोलास, फिर पोर्चुगीज, और उसके बाद लोकल जागीर, और उसके बाद टीपू सुल्तान एंड देन ब्रिटिश कंट्रोल, राइट। 1956 अब जैसी हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद जो लक्षद्वीप जो आइलैंड्स थे ना, वो मालाबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर काउंट होते थे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में मालाबार में काउंट होते थे, इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं थी। तो 1956 में इसको सेपरेट किया गया, राइट। सेपरेट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाई गई। और जो अभी आप नाम देखते हैं लक्षद्वीप, तो वो 1973 में इसका पड़ा। तो पहले लक्षद्वीप मीनिंग एमिनडीवी आइलैंड ये कहा जाता, 1973 में प्रेजेंट नाम इसका हो गया। कल्चर की बात करें तो जैसरी ये एक प्राइमरी वाइडली स्पोकन नेटिव डायलेक्ट है, लेकिन इसके अलावा भी है, मतलब अभी मैं उस पर आऊँगा। इस पर ना थोड़ा विशेष फोकस रखिएगा, क्योंकि लक्षद्वीप पर जितनी चर्चा इस टाइम पर चल रही है, तो यूपीएससी भी सोचेगी कि यार आपको कुछ फैक्ट्स पता है कि नहीं, राइट। तो जो अमीदीवी और जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स है, सदर्न मोस्ट पार्ट, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। पुननी स्क्रिप्ट जो मलयालम की, एक्चुअली यू कैन से स्क्रिप्ट ऑफ मलयालम है, उसका इस्तेमाल होता था जैसरी को लिखने के लिए। तो जैसरी तो डायलेक्ट हो गया, जैसे हिंदी जो है वो लैंग्वेज है, बट हरियाणवी डायलेक्ट हो गया, राइट। खड़ी बोली डायलेक्ट हो गया, तो जैसरी एक तरीके से डायलेक्ट हुआ। लिखा किस में जाता है? मलयालम, राइट।
पुननी स्क्रिप्ट ऑफ मलयालम। नाउ मेजॉरिटी ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है, मोस्ट ऑफ देम शाफी स्कूल्स हैं, सुन्नी मुस्लिम्स हैं, सुन्नी सेक्ट के मुस्लिम हैं। और एथनिकली देखें तो जो मलयाली पॉपुलेशन है, हमारी केरला की पॉपुलेशन है, उसमें एथनिक सिमिलरिटीज है। तो केरला एंड लक्षद्वीप की जो पॉपुलेशन है एथनिकली सिमिलर है। लक्षद्वीप पार्ट कैसे बना भारत का? जैसे ही भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान को लगा अरे यार यहां पर तो मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो इस लॉजिक से तो हम इसको अपना पार्ट बना लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि अच्छा तुम दिमाग लगा रहे तो हम नहीं दिमाग लगाएंगे क्या? इतनी पास, केरला के इतने पास, यानी कि भारतीय क्षेत्र के इतने पास, वो क्षेत्र जो कि भारत की एक डिस्ट्रिक्ट का, मतलब ब्रिटिश टाइम से मतलब उसका पार्ट होता था, तो लेकिन इतने पास अगर पाकिस्तान की टेरिटरी आ गई सीज में, तो मुझे बताइए आगे जाके भारत को दिक्कत हो सकती थी। तो ऐसे में कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अर्जेंट मैसेज भिजवाया इनको, मुदलियार ब्रदर्स। इनकी जरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, इनके जो अकम्पलिशमेंट पढ़ेंगे, यू विल बिकम फैन ऑफ देम। मुदलियार ब्रदर्स, डिप्लोमेट्स, स्टेट्समैन, एजुकेशनिस्ट। तो इनसे कहा गया कि जल्दी से जल्दी आप जो लोकल कलेक्टर है उसको इन्फॉर्म करो कि पुलिस को लेकर लक्षद्वीप आइलैंड्स पे जाएं और भारत का तिरंगा वहां फहराएं। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान वहां पर पहले पहुंच जाए। तो जैसी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी लोकल कलेक्टर को, पुलिस, त्रावणकोर पुलिस जो है वहां पर तिरंगा लगाने पहुंच गई। और जैसे वो तिरंगा लगाने पहुंचे तो वो क्या देखते हैं कि वो तिरंगा लगा रहे हैं और वहां से जो है पाकिस्तान का भी शिप आ रहा है। तो शिप विद पाकिस्तानी फ्लैग वाज आल्सो सेलिंग टुवर्ड्स लक्षद्वीप। वो भी सोच रहे थे कि हम भी यहीं पर पाकिस्तान का झंडा लगा दें, लेकिन क्योंकि तिरंगा वहां पर पहले पहुंच गया था तो पाकिस्तान के शिप को लगा कि अब पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये टेरिटरी तो अब क्लेम्ड है। अब अगर यहां पर आया तो इसका मतलब है अब यहां पर भी फिर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो कहा गया कि वो फिर जो है वापस हो गया पाकिस्तान का शिप। पाकिस्तान का सपना सपना ही रह गया और लक्षद्वीप जो है भारत का ही भाग रहा। राइट। हिस्ट्री ऑफ मालदीव्स। तो मालदीव्स पे चलते हैं। तो मालदीव्स की हिस्ट्री में भी हमें बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस दिखता है। राइट। तो एक समय पर जातक स्टोरीज और जो हमें एक्सकेवेशंस मिलते हैं तो वहां पर बुद्धिस्ट रिलीजन का इन्फ्लुएंस था। 11वीं सेंचुरी मिनिकॉय और जो अदर है थिलांधुमथी, ये नदर्न अटॉल्स हैं। तो कहा जाता है कि ये भी चोलास के अंडर थे, नदर्न अटॉल्स। तो यानी कि जो चोलास, इन्या चोलास, जिनका इन्फ्लुएंस लक्षद्वीप पर था, उनका ही आधिपत्य मालदीव्स के नदर्न अटॉल्स पर भी था। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यूनिफिकेशन होता है किंग कोएमाला। अब किंग कोएमाला ने पूरी ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी। कहा गया कि ये श्रीलंका से आए, सिलोन से आए और फिर यहां पर इन्होंने एक यूनिफाइड एम्पायर बनाया, चोलास को रिप्लेस कर दिया। किंग कोएमाला फ्रॉम श्रीलंका। ये मालदीव्स की फोक बताती हैं। फिर एक और किंगडम स्टैब्लिश हुआ, धीवा मारी किंगडम। तो ये किंगडम स्टैब्लिश हो गया। खैर, एडवेंट ऑफ इस्लाम होता है 10th सेंचुरी में। अब ये ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि देखो सऊदी वाले एरिया से जो ट्रेडर्स होते थे वो इंडियन ओशन से होकर जाते थे। तो मालदीव्स की लोकेशन ऐसी है कि वो बीच में पड़ता है। तो ऐसे में ट्रेड के साथ साथ फिर यहाँ पर रिलीजन का इन्फ्लुएंस हुआ। तो यहाँ पर फिर कन्वर्जन्स हुए। तो वहाँ पर जो किंग थे, बुद्धिस्ट किंग ऑफ मालदीव्स, धोवेमी, ही गॉट कन्वर्टेड इनटू इस्लाम 1153। उसके बाद यहाँ पर जो किंग्स थे उन्होंने मुस्लिम टाइटल लेना स्टार्ट कर दिया, सुल्तान मोहम्मद अल आदिल। राइट। फिर यही हमें 6 डायनेस्टीज वहाँ पर मिली, 84 सुल्तान्स यहाँ पर मिले, सल्तनत चलती रही। लेकिन इस बीच कॉलोनियल पीरियड 1558 यहाँ पर पोर्चुगीज आए और पोर्चुगीज ने अपने इन्फ्लुएंस यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया। और ये जो मालदीव्स था, मालदीव्स को कहाँ से एक्चुअली कंट्रोल करते थे पोर्चुगीज? गोवा से। तो गोवा was the, you can say, administrative, you can say, location from which Maldives were getting control. अब क्योंकि इससे पहले जो मिडिल ईस्टर्न्स आए थे उनने इस्लाम को एक्सपेंड कर दिया था, तो ऐसे में पोर्चुगीज को लगा कि लेट्स एक्सपेंड क्रिश्चियनिटी, इट इज गोइंग टू ब्रिंग सम ईज इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू कैन से रूल दैट सोसाइटी। तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी का एक्सपेंशन स्टार्ट किया। तो वन नेटिव रूलर जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी हो गए। लेकिन फिर यहाँ पर एक रेबेलियन हो गया अगेंस्ट पोर्चुगीज, जिसमें कि एक नाम आता है उथीमू और इनके 2 भाई थे अली एंड हसन। तो ये पॉपुलर रिवोल्ट था पोर्चुगीज के अगेंस्ट कि पोर्चुगीज को निकलना पड़ा। तो इवेंचुअली रिजल्टेड इन सरेंडर ऑफ द पोर्चुगीज ट्रूप्स। तो पोर्चुगीज यहाँ से निकल गए और जो लोकल लीडर थे उन्हीं के कंट्रोल में, उनके सुल्तान के कंट्रोल में यहाँ पर आ गया। पोर्चुगीज तो निकल गए थे, डच ने कहा हमें थोड़ा निकाल दोगे, हम भी एक बड़ी पावर है यूरोप की। तो डच ने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। तो डच ने कहा कि ऐसा करो
तुम्हें दिक्कत ये थी ना कि पोर्चुगीज क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड कर रहे थे। मालदीव्स ने कहा ठीक है। डच ने कहा देखो तुम्हें किसी ना किसी यूरोपियन पावर का साथ चाहिए, क्योंकि देखो पूरे इस एरिया में यूरोपियंस ही आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज, डच, राइट, फ्रेंच। तो अल्टीमेटली किसी का हाथ तुम्हारे ऊपर रहेगा तो तुम सुरक्षित रहोगे। तो मालदीव्स ने कहा लेकिन हमारे धर्म, तो डच ने कहा धर्म की टेंशन मत लो, तुम अपने लोकल अफेयर्स को अपने इस्लामिक वे से चलाते रहो, लेकिन तुम्हारे जो फॉरेन और सिक्योरिटी मैटर्स हैं वो हम कंट्रोल करेंगे। तो मालदीव्स ने कहा ठीक है, ये नहीं तो इस कंडीशन पे ही सही, नहीं तो कोई और आएगा वो कन्वर्जन और एक्सपेंशन करेगा, राइट। 1796 आया, फिर लोकल रिवोल्ट ने कॉलोनियल स्टेटस को चेंज किया विद ब्रिटिश इंटरफेरेंस। तो ब्रिटिश ने कहा डच मतलब इतने सारे एटॉल्स, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया तुम ही कंट्रोल करते रहोगे, हमें नहीं दोगे। तो ब्रिटिशर्स ने चाल चली कि मालदीवियंस को यू कैन से इनेबल करा कि तुम इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, डच को बाहर भगाओ और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने डच को बाहर भगाया, लेकिन फिर इससे वेलकम किसका हो गया? ब्रिटिशर्स का हो गया। तो ब्रिटिशर्स एक्सपेल्ड द डच और डच को सिलोन से भगाया, शिलोन जहां पर आज श्रीलंका है, राइट। तो इसके बाद जो है ये ब्रिटिश प्रोटेक्टेड एरिया बन गया। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कन्विंस कर दिया था मालदीवियंस को कि देखो डच इतनी बड़ी पावर नहीं है जितनी बड़ी पावर हम हैं, देखो ब्रिटिश इंडिया और पूरा इतने सारे एरियाज हमारे ही हैं, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, वॉर आएंगे, तुम्हें भी नुकसान होगा, तो इससे अच्छा है कि इन्हें भगाओ और हम बेटर प्रोटेक्शन तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो है कि इस एरिया का एक्सेस, ट्रिब्यूट, ये फैसिलिटी तो चलती रहनी होगी। फिर इंडिया की तरफ से कहा गया जो फॉरेन ट्रेड था, इंडिया से बोरा ट्रेडर्स वहाँ पर जाते थे, बोरा कम्युनिटी के ट्रेडर्स जाते थे, तो वहाँ पर लोकल मालदीवियन पॉपुलेशन बीच में इनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में आ गई थी, लेकिन इनके साइड फिर लेने आए ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश को लगा यार ट्रेड में हमें टैक्स तो देते हैं बोरा कम्युनिटी के लोग। 1887 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि मालदीव्स की जो सोवेनिटी है वो मेंटेन रहेगी, राइट, इन मैटर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम पर। मालदीव्स जो है अब मतलब जो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था ही, लेकिन एक जो सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर था उसके लिए ब्रिटिशर्स ने इनको प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, योर सोवेनिटी इज नॉट गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अब ये जो स्ट्रक्चर था ये 1965 तक रहा, यानी कि 1965 में जाकर मालदीव्स को ब्रिटिश से आज़ादी प्राप्त हुई। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, अच्छा मतलब ब्रिटिशर्स से ही आज़ाद हुआ था मालदीव्स 1965 में? बिल्कुल सही। मालदीव्स हुआ, इंडिया हुआ, अगर ये सब ब्रिटिशर्स के ही कंट्रोल में थे तो फिर आज़ादी के बाद हमने ये एफर्ट क्यों नहीं करा कि भाई मालदीव्स भी अपना पास हो जाए, है ना। कई लोगों के शायद दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये भी ब्रिटिश टेरिटरी थी तो अल्टीमेटली हम भी ब्रिटिश के अंडर थे, तो अल्टीमेटली इसको एक्वायर करके और यूनिफाई कर लेते, ये सवाल आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था सॉवरेनिटी के मैटर में एक लेटर एक्सचेंज हुआ था 1887 में, जिसमें कि सॉवरेनिटी का कमिटमेंट दे दिया गया था। तो इनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो सुल्तान ही चला रहे थे, सुल्तान की अथॉरिटी चल रही थी। लेकिन अगर मैं अदर एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करूं, जैसे इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में भी आपको पता है कि एक तो ब्रिटिश स्टेट्स थी, मतलब ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोविंसेस थी, और दूसरे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो जैसे प्रिंसली स्टेट्स थे तो उसमें जो लॉजिक था वो लॉजिक बताया गया कि क्योंकि भाई ज्योग्राफिकल एरिया एक है, कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री है, तो वी कैन यूनिफाई। यहाँ पर काउंटर ये बताया गया कि यहाँ पर क्योंकि ये अपने आप एक इंडिपेंडेंट एंटिटी थे और जब आज़ाद हुए तो इन्होंने एक आज़ाद देश का दर्जा बनवाया, तो ऐसे में अगर इनको एक्वायर कर रहे हैं तो दे विल गो टू यूएन सेइंग कि हम तो इंडिपेंडेंट नेशन है भाई, पहले से ब्रिटिशर्स ने साइन इंडिपेंडेंट नेशन का है, तो ये एक लॉजिक दिया गया। खैर इंडिपेंडेंस हुआ मालदीव्स का, तो 1965 में एग्रीमेंट साइन हुआ, मिनिस्टर इब्राहिम नासिर और माइकल वॉकर ये साइन कर रहे हैं इंडिपेंडेंस का। तो इस एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा था, इस एग्रीमेंट में इनको पूरी तरह आज़ाद देश घोषित कर दिया गया, पूरी सॉवरेनिटी दे दी गई और वादा किया ब्रिटिशर्स ने कि इंटरनेशनल लेवल पे यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशन एंड वी आर गोइंग टू गिव यू फुल डिप्लोमेटिक सपोर्ट। अब इनको क्या डर था मालदीव्स को कि 90% ऑफ देयर ट्रेड वाज एक्चुअली कनेक्टेड टू श्रीलंका, और इनके इतिहास में भी था कि या तो श्रीलंका या फिर इंडिया, दोनों का ही मेजर इन्फ्लुएंस मालदीव्स पर रहा है। तो ऐसे में इनको था कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जो है अल्टीमेटली यहाँ पर किंग मेकर बन जाए। इंडिया के पेनिट्रेशन का भी इनको डर था कि कहीं इंडिया एक्चुअली इन्फ्लुएंस ना करे इनके कल्चर को। तो आपको रीजन समझ में आया कि 1887 में जो वादा था सॉवरेनिटी का, वो अपने आप में ब्रिटिश की प्रोटेक्शन थी इनको, कि भाई इसको कोई नहीं लेगा, ये तो अलग से देश ही रहेगा, राइट। जबकि भारत के जो अलग अलग प्रोविंसेस थे उसमें कोई ऐसा अलग से सॉवरेनिटी का वादा उस पर्टिकुलर को नहीं किया गया था,
याद हो आपको, जब मैं इंडियन पॉलिटी की क्लास में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ाता हूँ, लैप्स ऑफ पैरामाउंसी बताता हूँ, तो उस टाइम पर ये भी बात करते हैं हम कि प्रिंसली स्टेट्स जो थी इंडिया में, पैरामाउंसी लैप्स हुई तो उनको क्या कहा कि भाई आप इंडिया का पार्ट या पाकिस्तान का पार्ट, या अगर जो आप ऑप्शन करना चाहो वो बन जाओ। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि भाई मैं तुम्हारी, ब्रिटिश ने ऐसा नहीं कहा कि भाई मैं तुम्हारे सोवरेनिटी के लिए कमिटेड हूं और सोवरेन और इंडिपेंडेंट नेशन आपको बनाकर रहूंगा, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। क्या जम्मू कश्मीर के केस में ऐसा कुछ कहा था ब्रिटिशर्स ने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, राइट। बट इसके केस में था, मालदीव्स के केस में, तो ब्रिटिश कह रहे थे कि ये तो प्रोटेक्टरेट की तरह था हमारे लिए, राइट। और इस वजह से फिर इसका स्टेटस अलग था। देखिए, अगर गोवा, सिक्किम, हैदराबाद, कश्मीर की बात करें तो इनका दर्जा अलग था, राइट। गोवा को लिबरेट करना था हमें, क्यों करा? क्योंकि कॉलोनियलिज्म को हटाया हमने, क्योंकि पोर्चुगीज थे, वापस में इंडियन लैंडमास में इंटीग्रेट कर लिया। सिक्किम वो खुद इंडिया के साथ स्टे करना चाहते, इंडिया के साथ इंटीग्रेट होना चाहते थे, इंटीग्रेट हुए। तो एक तरीके से अगर हम एक सॉवरन इंडिपेंडेंट नेशन जिसको ब्रिटिश प्रोटेक्ट कर रहा है और ब्रिटिश साथ अदर नेशन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको एनेक्स करने की कोशिश करते तो इंटरनेशनल लेवल पे जो मैसेज जाता, इंडिया एज एन एग्रेसर जाता, राइट। सो दैट इज व्हाई इट वाज नॉट डन। अब देखिए 1950s की अगर मैं बात करूं, 60s की बात करूं, जब 1965 है, तो उस टाइम पर ऐसी कोई नीड भी नहीं थी। कारण क्योंकि मालदीव्स was not a strategic, you can say, was not giving strategic challenge to India, right? तो ये तो बेसिस जो है चाइना के, वो तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो तो बाद में आना शुरू हुआ, राइट। तो कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि डिसीजन ऑफ नॉट यूनिफाइंग मालदीव्स, इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस थे। स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस ये भी होते हैं, समटाइम्स इफ यू वांट टू बी अ पावर, you have to let some people, let some nations enjoy power, and you need to be the one who can protect their sovereignty and integrity. तो अगर हम दूसरे की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तभी हम उसकी लोकेशन, स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को अपने फेवर में कर सकते हैं, राइट। तो इंडिया का कमिटमेंट जो है इन्हीं आइडियल्स को लेकर है। नाउ डिस्कस द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एज बेसिस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ लक्षद्वीप एज पार्ट ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो मुझे लगता है कि अब तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। तो आई थिंक यू कैन राइट, मतलब दिमाग में स्ट्रक्चर बन गया ना कि एक्चुअली मुद्दा था क्या, राइट।